स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 67th बीपीएससी का टेस्ट सीरीज़ लेकर के आए हैं और ये क्राउन पब्लिकेशन का है और टेस्ट नंबर 8 है। रेंडमली ये हम दे रहे हैं आप लोग को टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टेस्ट रहेगा उसका प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा। तो क्राउन का मुझे इसका पर्सनली थोड़ा सा अच्छा लगा और सबसे तो इस वजह से मैं इसका टेस्ट करवा रहा हूँ और थोड़ा सा अब मैं टेस्ट जो है वो स्पीड में कंटिन्यू करवाऊँगा और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कवर कर सके, क्योंकि आप तो सेल्फ स्टडी कर ही रहे होंगे। तो इस वजह से आप केवल ये टेस्ट है आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा जल्दी से और अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए इस टेस्ट को हम लोग थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वैदिक देव मंडलम में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है। तो वैदिक देव मंडलम में देखिए ऋग्वेद में कुल देवताओं की संख्या 33 बताई गई है और जिसमें इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता कहा गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जापानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये यापनीय किसका एक संप्रदाय था, ठीक है। तो यापनीय संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह जो था यापनीय संप्रदाय जो था वह जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के द्वारा शुरू किया गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन में ये राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो वो कौन सा राजकुमार था। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा अजात शत्रु, ठीक है। इसी ने अपने पिता की हत्या की थी। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर। पांचवा में बोल रहा है कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था तो किसका स्थान था। पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र का, ठीक है। और ये कुम्हरार के क्षेत्र में था। 6 नंबर में आइए प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो 6 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और ये सेल्यूकस निकेटर का यूनानी राजदूत था। 7वां में आइए 7वां नंबर क्वेश्चन बोला कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो 7वां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। अगर पूछेगा कि लिपि को सर्वप्रथम किसने खोजा, किसने पता लगाया, तो 1750 ईस्वी में टिल पैंथर नामक विद्वान ने इस लिपि का पता लगाया और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को पढ़ा था। 8वां नंबर क्वेश्चन आइए 8 नंबर बोल रहा है पंकोद का सनिरोधे पंकोदक्षिणिरोधे, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, तो ये किस तरह का जुर्माना था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सड़क पर कीचड़ फैलाने वालों से ये लिया जाता था। पंख मतलब यहाँ पे कीचड़ होता है। 9 नंबर में आइए 9 में बोला कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो 9 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खारवेल का जो था वो जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। 10वां नंबर में आइए गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो गुप्तकालीन जो रजत मुद्राएं होती थी उसका क्या नाम दिया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका रूपक नाम दिया गया था। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में 11 नंबर बोल रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो सबसे प्राचीन विहार क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा विहार जो है वो सबसे प्राचीन विहार है। और इस विद्यालय का जो निर्माण था वो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 12 नंबर में। 12 नंबर बोला कि चोलों की राजधानी थी। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी तंजौर जो थी वो चोलों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 13 नंबर में बोला है स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है। तो स्वप्नवास वदता के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन बी भास हैं इसके लेखक। नेक्स्ट आइए
14 नंबर में दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो 14 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। देखिए, मुस्लिम शासकों को अपने पद की वैधता प्राप्त करने के लिए खलीफा से स्वीकृति पत्र लेना पड़ता था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि दिल्ली के सुल्तानों में इल्तुतमिश जो प्रथम सुल्तान था, जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंसीर बिल्लाह के शासन करने की सनद प्राप्त की, और इस तरह वह दिल्ली का प्रथम वैध सुल्तान बना, ठीक है। 15 नंबर में आइए, 15 में बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो 15 का यहाँ पे हो जाएगा भू राजस्व जो थी विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। 16 नंबर में आइए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो 16 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ख्वाजा उस्मान हारूनी का। और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का मजार अजमेर शहर में है, और इनका जो जन्म था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का वो 1142 ईस्वी में पूर्व पर्सिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में। 17 में बोला कि दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? तो 17 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर में। और दो अस्पा के मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा के मनसबदारों को अपने सवार पक्ष के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। 18 नंबर में आइए, 18 में बोला कि किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो 18 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। 19 में बोल रहा है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 19 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत में, ठीक है। और वैसे दक्षिणी क्षेत्र में सर्वप्रथम इन्होंने फैक्ट्री जो था वो 1611 में ही मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, बोला कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, तो वो कौन सी घटना थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था, इसी के कार्यकाल में किया गया था। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में, बोला कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो ये आपको पता होगा, खोंड जनजाति था, ठीक है। और इन्होंने 1837 से लेकर 1856 तक विद्रोह किया था। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। 22 में बोला कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो 22 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, तारकनाथ दास ने। और तारकनाथ दास एक ब्रिटिश विरोधी भारतीय बंगाली क्रांतिकारी और अंतर्राष्ट्रीय विद्वान थे, ठीक है। और इन्होंने ही अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत की थी। 23 नंबर में आइए, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रनाड़े। नेक्स्ट आइए, देखिए यहाँ पे प्रार्थना समाज में महादेव गोविंद रनाड़े और आत्मारंग पांडुरंग दोनों का नाम आता है, तो यहाँ पे केवल महादेव गोविंद रनाड़े था, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। अगर दोनों रहता तो ऑप्शन ई हो जाता। 24 नंबर में आइए, बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो 24 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बांकीपुर, जो कि पटना में है, और ये 1912 ईस्वी में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो RN मधोलकर ने किए थे। और इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहकर संबोधित किया गया। 25 नंबर में आइए, 25 में बोला निम्नांकित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना की थी? तो 25 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र प्रताप, जो कि अफगानिस्तान में इसकी स्थापना किए थे। 16 नंबर में आइए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो 26 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण में। और जो दूसरा 1917 में चंपारण विद्रोह, और दूसरा जो सत्याग्रह इन्होंने किए थे 1918 में अहमदाबाद के सूती वस्त्र मजदूरों के साथ इन्होंने किया था। 27 नंबर आइए, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन बी, वेब मिलर।
और यह एक अमेरिकी पत्रकार था। 28वां ये बोला कि श्री नरसिंह नारायण कौन थे, मतलब क्या थे, समाजवादी थे, राष्ट्रवादी थे, क्या था? तो श्री नरसिंह नारायण जो थे वो समाजवादी विचारधारा के थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए 29 नंबर में। 29 नंबर बोला भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो 29 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे क्या है देख लीजिए एक मिनट, कि यूसुफ मेहर अली प्रसिद्ध राजनेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। इन्होंने बॉम्बे का मेयर 1942 ईस्वी में इन्हें बॉम्बे का मेयर चुना गया और इन्होंने ही नेशनल मिलिशिया बॉम्बे यूथ लीग की स्थापना की थी और इन्होंने साइमन गो बैक का नारा तथा भारत छोड़ो का नारा दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो ध्यान में इसको रखिएगा, इसके तथ्य को। नेक्स्ट आइए 30 में। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो 30 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सर टीवी सप्रू ने। और इसके साथ भी और भी प्रसिद्ध वकील थे जिसमें कैलाश नाथ काटजू थे, सर तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे और भुल्ला भाई देसाई थे। 31वां ये बोला अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? तो 31 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, क्योंकि उस समय बंगाल के क्षेत्र में दंगे फैल गए थे तो वो वहां पे शांत करने के लिए चले गए थे। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में। 32 में बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो 32 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। अगर पूछेगा कि इसी में देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये अंतिम पूछ रहा है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर पूछेगा गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन था पहला। ठीक है, अगर प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा और अंतिम भी सी राजगोपालाचारी ही थे। 33 में ये बोरा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो प्रांतों में कब की गई थी? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 अधिनियम के तहत प्रांतों में। ठीक है, 34 नंबर में आइए, बोरा किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो 34 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए और देखिए एक चीज और याद रखिएगा, 1921 ईस्वी में ही उन्होंने सर्वप्रथम इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था और इस नारे को बाद में भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था? तो मौलाना हसरत मोहानी ने, और इसे लोकप्रिय बनाया भगत सिंह ने। ठीक है, और इन्होंने कांग्रेस के 1921 में हुए अहमदाबाद अधिवेशन में हिस्सा लिया था। 35 नंबर में आइए, 35 बोला कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? तो 35 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद स्वराज में इन्होंने कहा था। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में। 36 में बोला कि निम्नांकित युगों में से किसका सुमेल नहीं है? तो 36 का यहाँ पे हो जाएगा बी, लीपू लेख, इसका जो है ये सही मेल नहीं है। ठीक है, तो देखिए सिपकिला जो है वो तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और लीपू लेख जो है आपका ये है हमारा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, तो यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा, बाकी इसमें सभी सही हैं। 37 नंबर में ये 37 में बोल रहा है यहाँ पे कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियां अपनी ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है, और यह यू टर्न क्यों बनता है? तो 37 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण। 38 में आइए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है। तो 38 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापन के कारण। 39 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन से ड्रप्स यानी कि ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ है। यहाँ पे लाभ पूछ रहा है, तो 39 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदा अपरदन में इसमें कमी होती है और इसमें 35 से 75% जल की बचत भी होती है और उर्वरकों का कम भी प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है, तो 40 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी कोयल नदी, जो कि झारखंड में है। 41 नंबर में आइए, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं। तो 41 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भावनगर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए 42 नंबर में। 42 नंबर बोल रहा है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत में, और इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत किया गया था। नेक्स्ट है 43 में, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। 44 में, ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये जो है यहाँ चंद्रमा पे है, ऑप्शन डी है। ठीक है, और ट्रैंक्विलिटी का सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति का सागर। नेक्स्ट है ये 45 में, 45 बोल रहा है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो 45 का यहाँ पे एंडीज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 7000 किलोमीटर है, जो दक्षिणी अमेरिकी देशों में फैला हुआ है। और उसके बाद रॉकीज पर्वत श्रेणी आ जाता है, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद अंटार्कटिका आ जाएगा, उसके बाद एटलस, उसके बाद हिमालय। 46 नंबर में, ये साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा है। तो जो साक्षरता दर हम लोग देखते हैं, उसकी गणना करने के लिए आयु सीमा क्या होती है। तो 46 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 वर्ष से ऊपर। नेक्स्ट है ये 47 में, 47 बोल रहा है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो 47 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, लेक सुपीरियर झील, जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है 48 में, बोल रहा है कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बहिर्मंडल में ये अवस्थित किए जाते हैं। 49 नंबर में आइए, 49 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो 49 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। 50 में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं। तो 50 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भंडार पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, उसके बाद कजाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, 51 में आइए, अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैथ है, तो इसका मैं केवल आंसर बताते जाऊंगा। 51 का देख लीजिए मैथ्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे बोल रहा है यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्या इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, तो रेशियो भी उसी हिसाब से आ जाएगा। तो 1.5 का स्क्वायर इज टू 1 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो 225 यानी 2.25 इज टू 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं 51 का किस में है। हाँ, तो 50 देखिए आ गया आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 52 में, देखिए यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे 5 का पावर में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, ये सब 5 के पावर में है। ठीक है, इक्वल टू 125 का पावर 2x प्लस 1 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा है। तो 52 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2। चलिए 53 के मैथ्स में आइए। 53 का जो मैथ्स है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2400। 54 में आइए। 54 का जो है 11 से 90 के बीच में कितनी संख्याएं जो 7 से भाग हो जाती हैं।
तो 54 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। 55 में आइए, ठीक है, 55 का हो जाएगा ऑप्शन ए 35/73। 56 में आइए, 56 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 37 वर्ष। 57 में आइए, 57 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 115। 58 में आइए, 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 30 डिग्री, 30 डिग्री दोनों हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 59 में आइए, 59 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 24 और 96। और 60 नंबर का, ये 60 नंबर का है सी 30 मिनट, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आइए, यहाँ पे हो गया 61 से। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। 61 में पूछा निम्नलिखित ऐसा यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कार्य का जूल है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, बल का न्यूटन है, दाब का यहाँ पे डाइन है, ठीक है। तो 61 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। दाब जो है वो द्रव्य का एक सामान्य गुण होता है, ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ठीक है। और डाइन जो है वो सीजीएस प्रणाली में बल का ही एक मात्रक होता है। तो डाइन का यहाँ पे सीजीएस प्रणाली में बल का ये मात्रक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत सुमेलित है। 62 में आइए, यहाँ पे सुमेलित करना है, तो ये तो आप लोग को देख लेंगे। भूकंप हो जाएगा सिस्मोमीटर, ऊंचाई हो जाएगा अल्टीमीटर, प्रतिरोध हो जाएगा ओम, और विद्युत धारा हो जाएगा अमीटर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 62 का हो जाएगा ए। 63 में आइए, बोल रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि। तो 63 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर ही रहती है, यानी क्रॉस करती हुए निकलती है, यही वजह है कि वो नहीं गिरती। 64 में आइए, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है। तो 64 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल का जो सघनता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सामान्यतः सभी पदार्थों को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है, लेकिन जल का क्या है कि इससे 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल में यह उल्टा होता है, अर्थात जल को गर्म करने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका आयतन घटेगा और घनत्व बढ़ेगा, और इस तरह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम हो जाता है। इसे ही जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। और बर्फ में जो जमने की प्रक्रिया है ऊपर से नीचे की ओर होती है, और इस वजह से बर्फ की इस परत के नीचे अब भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का ही जल होता है। चूंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है, अतः वह नीचे के 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता, और इस प्रकार अंदर जो है वो जल ही रहता है। 65 में ये बोल रहा है कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तल दर्पण। 66 में यह स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्ती सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, वह कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन डी 16.5 मीटर। नेक्स्ट है 67 में मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या होती है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे देखिए साइबर लॉ में पूछा गया है, तो ठीक है, तो डॉस का अर्थ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। हाँ, एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए आ चुका है। तो 68 का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा डिनायल ऑफ सर्विस। DOS मतलब होता है साइबर लॉ में, ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस। और इसके वजह से बहुत सारे सिस्टम हैक किए जाते हैं इसी सिस्टम से, डॉस से। 69 का ये भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो 69 का यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, बाकी सभी जो है वो गलत है। यानी कि PSLV द्वारा वह उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरिंग में उपयोगी हैं।
जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। तो 69 जो है उसका ऑप्शन ए सही होगा। 70 में ये परिधेय प्रौद्योगिकी यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं वियरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में वियरेबल उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं किया जा सकता है। तो 70 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कैंसर का, इससे पता नहीं लगाया जा सकता है। बाकी जो सभी जो हैं ये सभी कार्य किए जा सकते हैं वियरेबल टेक्नोलॉजी से। 71 नंबर आइए परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। तो 71 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने इसे खोजा था और 1911 ईस्वी में खोजा था। 72 में यहाँ पे सूची को मिलान करना, तो भंजन यहाँ पे हो जाएगा पेट्रोलियम, प्रगलन जो हो जाएगा ताम्र, हाइड्रोजनीकरण जो है, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण आप लोग देखे होंगे खाद वसा में यूज किया जाता है, निकेल कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, और वल्कनीकरण यहाँ पे हो जाएगा रबड़। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आइए 73 में बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो 73 का यहाँ पे देखिए कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। ये ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पे हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन ए ही केवल 73 का जो है 73 का केवल ऑप्शन ए सही है, बाकी 74 में आइए। अब 74 यहां पे देख लीजिए। 74 बोला निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो 74 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिनॉन। और जिनॉन एक अक्रिय गैस है, लेकिन यह अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक बनाता है, इसी कारण इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। और इसकी जो खोज है वो रैमजे तथा टैवर्स ने किया था। नेक्स्ट आइए 75 में धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी Na2CO3। नेक्स्ट है 76 में अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या है। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल जो है वो अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 77 में आइए 77 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है। तो देखिए 77 का जो यहाँ पे है ऑप्शन सी हो जाएगा प्राकृतिक गैस। लेकिन अगर हाइड्रोजन का पूछेगा तो अब जो हाइड्रोजन वाला जो हो गया है वो सबसे ज़्यादा स्वच्छ हो गया है। 78 में आइए कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे। तो 78 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए ही उगाए जाते हैं। 79 में ये बोल रहा है यहाँ पे कौन सुम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से जो सी है वो सही सुम्मिलित नहीं है, ठीक है। सिल्वर जो है, सिल्वर का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का यूज हम लोग करते हैं। 80 नंबर में ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो 80 का यहाँ पे देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो फोटोग्राफी के लिए यूज होता है, और पोटेशियम नाइट्रेट है उसका तो बारूद बनाया जाता है, ठीक है। और पोटेशियम सल्फेट जो है वो उर्वरक के काम आता है, और मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट जो है वो बेकरी के यूज आता है। तो इस हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 80 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइए 81 नंबर में 81 बोल रहा है कि डायनासोर थे। तो डायनासोर थे 81 का हो जाएगा ऑप्शन डी मेसोजोइक सरीसृप थे ये। और मेसोजोइक महाकल्प को 3 पीरियड में बांटा गया है। पहला जो है वो क्रिटेशियस, दूसरा जुरैसिक और तीसरा ट्राइएसिक पीरियड में, ठीक है। 82 में ये खमीर एक उदाहरण है। तो खमीर किस चीज का उदाहरण है। तो 82 का यहाँ पे हो जाएगा बी कवक का यह एक उदाहरण है। 83 में आइए
बोला मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो 83 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, तिल्ली में। तिल्ली, इसी को प्लीहा बोलते हैं, जिसमें मानव के ये पेट में स्थित होता है और यह पुरानी आरबीसी को नष्ट करने का भी कार्य करता है। और तिल्ली शरीर की सबसे बड़ी वाहिनीहीन ग्रंथि है जो अमाशय के पीछे स्थित रहती है। लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं और लसिका कोशिकाएं के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट और दूसरा बी लिम्फोसाइट। 84 में ये बोरा स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलाइसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम है, तो ये कौन सा एंजाइम है? ऑप्शन बी, एमाइलेज है। 85 में ये कोलेकैल्सिफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? ठीक है, तो किस विटामिन का सामान्य नाम है? कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक किसका सामान्य नाम है? तो 85 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी का। 86 का ये इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो 86 का यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं इकोसिस्टम में। 87 में ये डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो डीपीटी का जो टीका होता है वो तीन बीमारियों से सुरक्षित करने के लिए दिया जाता है। वो है ऑप्शन सी हो जाएगा, डिप्थेरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। नेक्स्ट है ये 88 एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है। तो 88 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, जीडोवुडीन, जिसको एजिडोथाइमिडीन कहते हैं, ये सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है। नेक्स्ट है 89 में बोरा मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकल्पित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा किरण जो है वह प्रयोग में लाई जाती है? तो 89 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स किरण। नेक्स्ट है ये 90 नंबर में भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। 91 नंबर में ये समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे, तो ये कब सम्मिलित किए गए थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में किया गया था। 92 में ये किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी हैदराबाद का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है। हालांकि तेलंगाना के गठन के बाद दोनों की संयुक्त राजधानी अगले 10 वर्षों तक हैदराबाद ही रहेगी। इसके बाद तेलंगाना का केवल हैदराबाद हो जाएगा और 10 वर्ष के बाद आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती होगी। 93 में ये भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, तो किस चीज का दावा नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। 94 नंबर आइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो 94 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में ये शांत है। 95 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वो मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में। 96 नंबर है, ये कौन सा कथन असत्य है? तो 96 का यहाँ पे जो है सी कथन, ये जो है ये असत्य है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विधियों का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 66 में किया गया है। इनके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और इसका निर्वाचन भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो ये यहाँ पे हमारा गलत है।
97 में आइए, बोला निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो 97 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर जो थे वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। जबकि एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री, पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, और मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे, और चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में। 98 में बोला कि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। तो 98 का इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। यानी कि क्या होता है कि धन विधेयक जो होता है उसमें राज्यसभा के जो अधिकार हैं वो सीमित हो जाते हैं। 99 में ये, मैंने भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा, यह शपथ ली जाती है। तो ये शपथ किसके द्वारा ली जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये शपथ ली जाती है। और इसका वर्णन जो है वो अनुसूची 3 के तहत किया गया है। 100 में आइए, 100 में बोला कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। तो 100 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल के द्वारा। 101 में आइए, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो 101 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में। उच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत यानी 226 के तहत रीट जारी करने का अधिकार होता है। 102 में ये वोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। तो वोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? तो 102 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ की जांच करने के लिए, अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। 103 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है। तो 103 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राहुई। 104 में यह भारत में किस तरह की कर प्रणाली पाई जाती है। तो 104 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधोगामी प्रकार की यहाँ पे कर प्रणाली पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है 105 में, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तो 105 का ये हो जाएगा काठमांडू में, नेपाल में है। 106 में आइए, बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो 106 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सी.डी. देशमुख। ठीक है, सी.डी. देशमुख। और केवल पूछेगा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ये हो जाते ओसबर्न स्मिथ थे, जो कि एक अंग्रेज थे। लेकिन यहाँ पे भारतीय मूल के पूछ रहा है तो सी.डी. देशमुख हो जाएगा। 107 में ये बोला, किस भारतीय राज्य में फेनी शराब को पैदा किया जाता है। तो 107 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। ठीक है, गोवा में। नेक्स्ट है 108 में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संक्रमणशील अर्थव्यवस्था है। तो 108 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली दुनिया के देश। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि विभिन्न देशों का वह समूह जहां प्रशासित कीमत क्रियाविधि यानी कि एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म अपनाई जाती है, वो दूसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। ठीक है, और आजकल ऐसी अर्थव्यवस्था, यहाँ पे एक चीज सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे पहली दुनिया नहीं, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 108 का यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट आई 109 में, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। हाल ही में पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। और कजाकिस्तान का क्या है कि कुछ क्षेत्र यूरोप में आता है, कुछ क्षेत्र एशिया में आता है। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पर यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। 110 में आइए,
केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जा रही है? तो 110 का यहाँ पे हो जाएगा एनआरआई लोगों को, ठीक है, अप्रवासी भारतीयों लोगों को ये छूट दिया जा रहा है। 111 में क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ कैंटीन का शुभारंभ किया? तो ये तो आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल, 5 रुपए में, ठीक है। 112 में हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस देश में स्थित है? तो 112 के ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कांगो में ये स्थित है। और यह खबरों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में कसाई नदी लाल हो गई थी और दरियाई घोड़े और मरी हुई मछलियों के शव नदी में तैरते हुए देखे गए थे। नेक्स्ट आइए 113 में। 113 में बोला कि सामिया सुलूह हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो 113 के यहाँ पे होगा ऑप्शन ए तंजानिया। 114 में आइए, 114 में बोल रहा है कि वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो 114 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 140वें स्थान पे। नेक्स्ट आइए 115 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली श्वेत महिला कौन बन गई है? तो 115 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोज झाओ, ठीक है। और ये नोमैडलैंड के लिए क्लोज झाओ ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट आइए 116 में। 116 में बोला कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसने शपथ ली? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.के. स्टालिन ने। नेक्स्ट आइए 117 में। हाल ही में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहली मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो 117 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2023 में। नेक्स्ट आइए 118 में। 118 में बोला कि नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले नींद में से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? ठीक है, तो 118 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएनएस संध्याक को। ये याद रखेगा, आईएनएस संध्याक को सेवा मुक्त कर दिया गया है। 119 में यह हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? तो 119 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बोत्सवाना में ये खोज की गई है। नेक्स्ट आइए 120 में। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सजा सुनाई गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जैकब जुम्मा को। नेक्स्ट आइए 121 नंबर में। 121 बोला भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्या बालन के नाम पे। 122 में यह हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम में। 123 में यह हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो 123 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने डीमा हसाओ के मांदरेडीसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। 124 में यह हाल ही में भारत के लिए किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया? तो 124 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी, लवलीना बोरगोहेन। नेक्स्ट आइए 125 में। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन था? तो 125 का यहाँ पे देख लीजिए। 125 का जो ऑप्शन है उसके हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश था। और यहाँ पे याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान हो गया था और तीसरे नंबर पे भारत है। 126 में ये विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो 126 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 अगस्त को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए 127 में, बोल रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार में किस वर्ग के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकारी टैब या अन्य गजट देने का फैसला किया गया है। तो 127 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को। 128 आइए, अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रियंका चोपड़ा जोनस के द्वारा। 129 में ये, चकमा संगठनों ने किस राज्य से चकमा और हांजोंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है। तो 129 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। 130 नंबर में ये, टोक्यो ओलंपिक में निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत ने एक भी पदक नहीं जीता। तो 130 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निशानेबाजी में इस बार भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता है। 131 में ये बोल रहा है कि बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो 131 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गंडक नदी परियोजना, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। 132 में ये, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था। तो 132 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1999 ईस्वी में। 133 में ये, देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। तो 133 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 133 का ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति 360 के तहत। नेक्स्ट आइए 134 में, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। तो 134 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मोकामा में बिहार के मोकामा में। नेक्स्ट आइए 135 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है। तो 135 का इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा 5 तक। तो यहाँ पे देख लेते हैं 135 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कक्षा 5 तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए छूट दिया गया। नेक्स्ट आइए 136 में, 136 में बोल रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किसे मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। तो 136 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ला गणेशन को। 137 में ये, केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है। तो 137 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 लाख करोड़ रुपए के। ठीक है, और इस स्कीम के जरिए रोड, रेलवे से लेकर पावर सेक्टर में इंफ्रा एसेट्स से मोनेटाइजेशन किया जाएगा, और इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करना है, जिससे एनर्जी से लेकर रोड और रेलवे सेक्टर इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट आइए 138 नंबर, 138 बोल रहा है कि हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी जो वाडा है उसने ये प्रतिबंध लगाया है। 139 में, राजकीय आय के प्रमुख क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो 139 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। 140 में, ये वर्ष 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा कितना था। तो 140 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 18.7%। 141 आइए, एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 141 का इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 141 का यहाँ पे पिछड़ा जिला हो जाएगा बांका, उसके बाद अररिया, उसके बाद किशनगंज। और यही पूछेगा सबसे समृद्ध जिला कौन सा बन गया एलपीजी में। तो पहले नंबर पे मुजफ्फरपुर, दूसरे पे पटना, तीसरे पे बेगूसराय। 142 में, ये हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 142 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में।
नेक्स्ट आइए 143 में, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है? तो 143 का इस तरह से क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो 143 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण जिले की सीमा नेपाल से लगने वाली बिहार के सभी जिलों से सबसे लंबी है। 144 में, बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी? तो 144 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशनगंज में। नेक्स्ट आइए 145 में। 145 में बोला जा रहा है कि सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है, तो सोन नदी किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? तो 145 का हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास जिले से। ठीक है, सोन नदी गंगा में दाहिने ओर यानी कि दक्षिण दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदी है और इस नदी का उद्गम जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है और यह रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है। 146 में, यह ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो 146 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है यह कर्नाटक के कोडुग जिले में है। 147 में आइए, बुरा हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? तो 147 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। जैसे कि उड़ीसा ने हॉकी को लिया था, तो उसी वजह से ये उत्तर प्रदेश ने भी निर्णय लिया है कि 2032 तक कुश्ती खेल को ये गोद लेगा। 148 में, निम्न में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कौन सही नहीं है। तो देखिए 148 का यहाँ पे बी जो है, इसकी ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर, ये गलत है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर का है, जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो 182 मीटर के बराबर है। 149 में, ये अभी हाल ही में गुजरात के कच्छ में स्थित धौलावीरा शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची के नाम में जारी किया है। विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला ये कितनावां भारतीय स्थान ये हो गया है? तो 149 का यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 40वां स्थान इसका आ गया है। ठीक है, और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 150, भारत के वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो 150 के यहाँ पे हो जाएगा बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इस तरह से करके ये टेस्ट कंप्लीट हो गया है। जल्द ही हम मिलते हैं एक न्यू टेस्ट के साथ आप लोग के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर कोई पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।